तो ईडी या सीबीआई ये कोई जो है वो क्या कहते हैं स्वर्ग में से या कहीं ऐसे जगह से तो आई नहीं है कि जो दूध की धुली हो। अभी जो ईडी है उनके जो लोग हटाए गए हैं, जिनमें एक के बारे में बड़ी बड़ी चर्चा है कि वो प्रयागराज से जो है इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से मिश्रा जी, संजय मिश्रा चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का। उन्हीं के यहाँ छापा डाल के ईडी देख लेना टेस्ट केस में कि कितना माल उनके पास है। विदेश नीति के फ्रंट पे भी ये सरकार बहुत बुरी तरह से फेल्योर है, चाहे चाइना की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे अपना वेस्ट एशिया की राजनीति हो। तो मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी की आज जो चिट्ठी है उसमें बहुत दम भी नहीं दिखा मुझे। वो चिट्ठी में मैंने पढ़ा, इन्होंने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला है ये क्या है बॉस, ये कौन सी गारंटी है? देश का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पेपर देने जा रहा है और पेपर लीक नहीं हो रहा है? अगर 100 पेपर 100 नौकरियों के एग्जाम लिए होंगे तो 90 लीक ही हुए होंगे, 10 का सुरक्षित अगर ढंग से किया होगा तो हुआ होगा पेपर। 2022 तक इन्होंने कहा था किसानों की आमदनी दुगनी होगी, हुई दुगनी? आप बताइए। उज्ज्वला योजना में आप जाके सर्वे कर लीजिए, 50% लोगों ने सिलेंडर खरीदना बंद कर दिया, सिलेंडर लेना बंद कर दिया इस योजना के तहत। मोदी सरकार ने वादा किया था कि मेक इन इंडिया में 2020 तक देश में 10 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी और देश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की हिस्सेदारी 25% तक पहुंच जाएगी। क्या ये पूरा हुआ? तो पहले तो 140 करोड़ जनता का प्यार और विश्वास उनको मिला नहीं। तमिलनाडु की जनता ने उसके प्रति प्यार और विश्वास नहीं प्रकट किया है, केरल की जनता ने उनके प्रति कोई परिवार नहीं, वो विश्वास नहीं प्रकट किया, आंध्र प्रदेश में नहीं, तेलंगाना में नहीं। तो उनका प्यार और विश्वास जो है वो काउबेट में। अमित शाह कह रहे हैं कि पारदर्शिता के लिए हुआ और अब ब्लैक मनी को कोई रोक नहीं पाएगा। तो अगर भैया ये ब्लैक मनी को कोई रोक नहीं पाएगा, इतनी पारदर्शिता थी इलेक्टोरल बॉन्ड में, तो बताने में क्यों शर्मा रहे नई दुल्हन की तरह? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक चिट्ठी देश के 140 करोड़ परिवारजनों के नाम से सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इसमें तमाम अच्छी बातें लिखी गई हैं और 140 करोड़ का परिवारजन है, विपक्ष की जरूरत ही नहीं होगी शायद अब। और बड़े-बड़े दावे किए गए हैं 10 साल की उपलब्धियों के बारे में और 140 करोड़ में वो किसान, दलित, मजदूर कहाँ है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की चर्चा है, महिला सशक्तिकरण की चर्चा है, तमाम ये चर्चा इस चिट्ठी में लिखी। इस पूरी चिट्ठी की समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर 10 साल में उन्होंने जो उपलब्धियां गिनाई हैं, उसके मायने क्या है और वाकई इतनी उपलब्धियां हुई हैं, ये चर्चा करेंगे इस एपिसोड में। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। दो खास मेहमान जेपी सिंह साहब हैं और संजीव पांडे साहब हैं। लगातार अम्बेडकरनामा पर आप सुन रहे हैं। दोनों हमारे जो मित्र हैं उनसे इस बात का विश्लेषण किया जाएगा कि वाकई जो योजना की चर्चा हुई है वो कितना पास, कितना फेल। किसान संघर्षरत है, पैलेट गन से गोलियां चल रही हैं उन पर, कील बिछाए जा रहे हैं। वो किसान कहाँ है? दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं और नफरत का बाजार मणिपुर कहाँ है इसमें? और मुसलमानों के साथ जो लिंचिंग जो घटनाएं हुई हैं वो सब कहाँ है? ये तमाम देखने की कोशिश करूंगा इस एपिसोड में। स्वागत है सर जी। जेपी सर, आप ही से शुरू करते हैं। चिट्ठी तो आपने पढ़ लिया होगा सर। नहीं सर, वो संजीव भाई शुरू करें। नहीं सर, आप शुरू कीजिए, आप शुरू कीजिए। हाँ, देखिए सर, इस समय देश में सबसे बड़ा घोटाला सतह पर आया है, इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला। एक पिन नंबर नहीं दिया है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और 18 तारीख को सुनवाई। अगर पिन नंबर आ जाएगा तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि अभी तो ये है कि इतना पैसा इन्होंने दिया, इतना इन्होंने दिया, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ये पैसा इन्होंने किसको दिया, अंदाजा लगाया जाना। लेकिन जब पिन आ जाएगा, अगर पिन स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के दबाव में दे दिया तो फिर तो एकदम सामने आ जाएगा कि किसने कितना पैसा दिया और किसको दिया। अभी ये मामला जरा गोल है, अभी इसमें लोग अंदाज लगा रहे हैं और किसी को निर्मला सीतारमण जैसे मंत्री को एक कहने का मौका मिल रहा है कि जरूरत से ज्यादा अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है जी। अमित शाह कह रहे हैं कि पारदर्शिता के लिए हुआ और अब ब्लैक मनी को कोई रोक नहीं पाएगा।
तो अगर भैया ये ब्लैक मनी को कोई रोक नहीं पाएगा, इतनी पारदर्शिता थी इलेक्टोरल बॉन्ड में, तो बताने में क्यों शर्मा रहे नई दुल्हन की तरह? और अभी तक सुप्रीम कोर्ट में शर्मा रहे हो। अभी तक तुम्हारा बैंक सुप्रीम कोर्ट में जो है जा करके जो है साफ बताने में जो है मतलब 3-5 कर रहा है। किस बात से डर रहे हो भाई? कह रहे हो ना कि जब हमने कुछ किया नहीं तो डरे क्यों? किस बात से डर रहे हो बताते? पारदर्शिता है ना, आप ही कह रहे हो कि पारदर्शिता है। तो अब आप इनका गारंटी देखिए 10 साल में। इन्होंने आप अपनी चिट्ठी में गारंटी भी दिया है, मोदी की गारंटी 2 लाख रोजगार साल में देने वाले थे। 2 करोड़ 2 करोड़ कितना रोजगार दिया इन्होंने? कितना बढ़ गया आपसे बता रहे हैं। 15 लाख सबके खाते में आने वाले थे, उनके खाते में तो आए नहीं। हजारों करोड़ इनके खाते में जरूर चले गए। अभी तक जितना पनामा पेपर से लेके जो भी हुआ, वहां आपके पाकिस्तान में नवाज शरीफ को दंडित भी किया गया, प्रधानमंत्री पद से हटाए भी गए, वहां फिर से चुनाव हुआ। हालांकि फिर अब उनके बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया, लेकिन वो बने नहीं। उन्होंने अपने भाई को आगे कर दिया, शहबाज शरीफ वो नहीं बने। और यहाँ अभी तक उस पर कोई कार्रवाई तक नहीं हुई। पिछले दिनों एक छोटा सा जो है खबर निकली थी कि अनिल अंबानी और कौन कौन जिनका जिनका नाम, तो उसमें 2-4 लोगों से पूछताछ हुई है। आपका प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि जब तक वो सत्ता में है तब तक आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आप अच्छी तरह से जानते होंगे डॉक्टर रतनलाल जी, कि यूजीसी ने जनवरी 2024 में जारी अपने निर्देशों में अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित शैक्षिक पदों को अनारक्षित कर दिया है। इसके अलावा बीजेपी पिछले दरवाजे से सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण कर रही है और नौकरियों को ठेके में बदल रही है, जिसके नतीजे में सरकारी उपक्रमों में आरक्षित पद खाली पड़े हुए हैं जब नई नियुक्ति नहीं होगी। अभी राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान कहा था कि 30 लाख पद तत्काल खाली है। मोदी सरकार ने वादा किया था कि मेक इन इंडिया में 2020 तक देश में 10 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी और देश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की हिस्सेदारी 25% तक पहुंच जाएगी। क्या ये पूरा हुआ? पहली बार श्रमिक मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की नौकरियां छोड़कर इस अन्याय काल में कृषि क्षेत्र में काम करने के लिए जा रहे। और आप सोचिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में काम करते हैं, देखिए दरअसल हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कृषि में किसान हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पर परिवार के बंटवारे में, विवाह शादी में, दारू पीने में भाई लोगों का जो है वो क्या कहते हैं, खेती किसानी या तो बिकती जा रही है या बंटवारे में होते होते अलाभकर जोतों में बदल गई। और अलाभकर जोतों में जब वो बदल गई है तो बटाईदारी खेती हो गई। और फिर वो जो आदमी जिसकी खेती है वो कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी करने दिल्ली, दौलताबाद, पहले तो पूरा पूर्वांचल और बिहार, आपके क्या कहते हैं बंगाल से लेके बैंकॉक तक जाता था। अब जो है वो कहीं कोई सूरत में जा रहा है, तो कोई दिल्ली में आ रहा है, तो कोई पंजाब में जा रहा है, कि साथ में वहां कुछ लिक्विड मनी के लिए कुछ इंतजाम होगा, बाकी बटाईदारी से कुछ खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। 2022 तक इन्होंने कहा था किसानों की आमदनी दुगनी होगी, हुई दुगनी? आप बताइए। अब किसानों की आमदनी जो है वो 2022 तक इन्होंने कहा था दुगनी होगी। इन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला है, ये क्या है बॉस? ये कौन सी गारंटी है? इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले की पारदर्शिता के नाम पर आप लाए थे ना। फिर कि खाऊंगा खाने दूंगा का क्या हो गया? और फिर जो लगातार आ रहा है, लॉटरी वाले से आप पैसा ले रहे हैं, मेधा करके एक तो कंपनी है उससे पैसा ले रहे हैं, इधर आप पैसा आपके खाते में पहुंचा, उधर उसको जो है वो काम अलॉट हो गया। बड़े बड़े काम, लंबे लंबे काम, उसमें आपका जो है जो परिवहन मंत्रालय है, गडकरी जी का, जो बहुत अपने को पेश करते हैं वो बहुत ईमानदार है, उनका मंत्रालय भी शामिल है उसमें। कोई हम जो है बचा नहीं है हमाम में, जो है समझ लिए कि सभी नंबर। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पूरे जो है उसमें जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में बलात्कार जो है वो कितना जो है आपका मतलब बढ़ गया है। आपका जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का 78% पैसा विज्ञापनों पर खर्च किया गया। उनके पढ़ाने पर कितना खर्च किया गया? बीजेपी और आरएसएस बुनियादी तौर पर महिला विरोध विचारों वाले हैं।
जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बयान से स्पष्ट है कि जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाएं स्वतंत्र या स्वायत्त होने के लायक नहीं है। इस अन्याय काल में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 2022 में 4.5 लाख नए मामले सामने आए और 2014 के बाद से इनमें काफी जो है वो क्या कहते हैं 32-34% मामलों की बढ़ोतरी हुई है। तो सवाल इस बात का है कि जो ये कहते हैं गारंटी, अब गंगा को स्वच्छ करने की भी गारंटी थी, एक नमामि गंगे शुरू हुआ था। गंगा की स्वच्छता, शुद्धता और अविरल बहाव के प्रति वचनबद्ध है। अब आपको एक बात बता दें, अडानी को उत्तर प्रदेश के सारे एसटीपी दे दिए गए हैं चलाने के लिए, और जब से दिए गए हैं तब से ना इसका ऑडिट हो रहा है, ना तब से इसका कोई आ रहा है कि जो है ये कितना पानी शुद्ध कर रही है, शुद्ध भी कर रही है कि नहीं कर रही है। और जो पूरे आपके क्या कहते हैं जो गंगा प्रदूषण से जुड़े हुई जो जल निगम की इकाइयां हैं, उन्होंने आश्चर्यजनक चुप्पी साध रखी है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर कहीं से कोई बात लीक हुई तो अधिकारी की नौकरी चली जाएगी, उसके खिलाफ जो है तमाम दंडात्मक कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ छापे पड़ेंगे, उसके खिलाफ इनकम टैक्स रेड होगी, उसके खिलाफ ईडी की भी जांच हो सकती है। तो ये गारंटी भी जो है इनकी हवा हो गई, आपसे बता रहे हैं। अब 100 स्मार्ट शहर विकसित होंगे जिसमें प्रयागराज भी है। सिविल लाइन साइड में जो पहले से ही अंग्रेजों का इलाका इलाहाबाद में था, एक अंग्रेजों का इलाका था, एक देसी लोगों का इलाका। तो देसी लोगों के इलाके में आपका जो है वो स्मार्ट सिटी के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। जो आपका सिविल लाइन है, जैसे संजीव भाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और वो जानते हैं कि वहां ऐसे ही काफी चौड़ी सड़कें हैं, उन सड़कों को थोड़ा और चौड़ी कर दिया गया। वहां जो आपके लाइट थी उसको सजावटी बल्ब जो है मतलब लाइट में बदल दी गई। सब बजट खाली खर्च हुआ, कोई तो यहाँ किसी सुविधा में कोई सुधार नहीं हुआ। हाँ, ट्रैफिक पुलिस में जो ट्रैफिक चौराहे थे उनको आपने सीसीटीवी कैमरे से अटैच करके सीधे कंट्रोल रूम से जोड़ दिया कि सीधे चालान हो जा रहा है। और ट्रैफिक पुलिस अनट्रैप्ड चौराहे पर जहां लोग अनचित्ते में पकड़ जाते हैं वहां वाहन चेकिंग कर रही है और पैसा वसूल रही है। अगर उत्तर प्रदेश के बाहर का कोई नंबर दुपहिया चौपहिया का आ जाए तो कुछ नहीं तो आप प्रदूषण सर्टिफिकेट दिखाइए, अगर और सब बात ठीक है तो प्रदूषण सर्टिफिकेट दिखाइए, खाली वह नंबर बाहर का होना चाहिए। और ये केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, मैं 2 साल पहले हरियाणा पंजाब में गया था, वहां पर भी जगह जगह मेरी गाड़ी उत्तर प्रदेश के नंबर के नाम पर जो है क्या कहते हैं चेक हुई, सब संपूर्ण था, इसलिए जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो हम जाते समय हमने सब जो है मतलब बिल्कुल सब दुरुस्त कर लिया था, प्रदूषण चेक वाला भी कागज बनवा लिया था। लेकिन हर जगह क्या जो है हरियाणा और क्या चंडीगढ़ और क्या जो है आपके पंजाब, सब जगह गाड़ी जो है रोक रोक चेक की गई, खाली नंबर जो है उत्तर प्रदेश के बाहर का होने के बाद। जी तो ये जो है आपका क्या है स्मार्ट योजना कहाँ बनी, कोई बनी? अगर बनी हो तो आप बताइए। थोड़ा बहुत सुनते हैं विशाखापट्टनम में काम हुआ है, बाकी सब जगह तो हवाई है। अब तो कोई आपका नाम भी नहीं लेता, स्मार्ट सिटी का नाम भी नहीं, तो गारंटी का माने क्या हुआ? अब तो कहा जा रहा है कि गारंटी माने जुमला। दूसरा, इस सरकार में बाकी सब घोटालों को छोड़ दीजिए तो 2 घोटाला इतना बड़ा है जिसकी अगर वास्तव में जो है सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जांच हो जाए निष्पक्ष, तो बहुत से चेहरों पर ऐसा नकाब उतरेगा कि वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उसमें सबसे पहला घोटाला नोटबंदी है, जिसमें करोड़ों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए जो है आप क्या कहते हैं ब्लैक मनी से व्हाइट मनी हो गई, और आज तक ये सब चेकिंग नहीं हुई। तमाम मामले चिन्हित किए गए कि इतना पैसा कहां से जमा हुआ, मतलब किरदार तक गायब हो गया है। आपसे बता कि जिसने पैसा जमा किया। एक सेकंड बताओ। दूसरा घोटाला ये इलेक्टोरल घोटाला है, जिसमें भी लाखों करोड़ रुपया, तो ये तो सबसे बड़ा घोटाला है। आपसे बता रहे हैं, यहाँ तो बोफोर्स में 50-60 करोड़ में इतना हो गया, यहाँ तो बाप रे बाप, ये तो मतलब दूसरे कोई भी सरकार, किसी भी देश की सरकार होती तो सरकार गिर जाती है। हमको तो लगता है कि पुतिन भी इतना घोटाला जिस दिन कर देंगे वहां रूस में लोग सड़क पर निकल आएंगे कि हटो। जी संजीव जी, चिट्ठी आपने पढ़ा, कितना हकीकत कितना फसाना, कितना जुमला कितना सच। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमने
140 करोड़ जनता का प्यार, विश्वास हमें मिला है। तो ये तो पहला लाइन ही मुझे थोड़ा सा जो है क्वेश्चनेबल लग रहा है कि 140 करोड़ जनता का प्यार थोड़ा सा पीछे उन्हें हो जाइए नहीं संजय मिला। जी। हाँ, ठीक। उनको 2019 में 37% वोट पड़े थे और एनडीए अलायंस को जो वोट पड़ा था 47% का। और अगर परसेंटेज ऑफ वोट के हिसाब से अगर 37% पड़े थे तो उनको टोटल पड़े हुए मतदाताओं का 22 करोड़ वोट उनको पड़ा था। तो पहले तो 140 करोड़ जनता का प्यार और विश्वास उनको मिला नहीं। तमिलनाडु की जनता ने उसके प्रति प्यार और विश्वास नहीं प्रकट किया है। केरल की जनता ने उनके प्रति कोई परिवार नहीं, वो विश्वास नहीं प्रकट किया। आंध्र प्रदेश में नहीं, तेलंगाना में नहीं। तो उनका प्यार और विश्वास जो है वो काऊ बेल्ट में है। देश के हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के 7-8 राज्यों ने उन पर जबरदस्त प्यार और विश्वास प्रकट किया था, इसमें कोई शक नहीं। अब वो जिन जनता ने प्यार और विश्वास प्रकट किया, काऊ बेल्ट, हिंदी स्पीकिंग बेल्ट, गुजरात एक नॉन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट हम मान सकते हैं। तो वहां पे अब पहला सवाल ये है कि किसानों का वेलफेयर, यूथ का वेलफेयर और वुमेन वेलफेयर की हम बात पे स्पेसिफिक आते हैं। वुमेन वेलफेयर में अगर आप देखिए तो उज्ज्वला योजना की बात करेंगे तो उज्ज्वला योजना में आप जाके सर्वे कर लीजिए, 50% लोगों ने सिलेंडर खरीदना बंद कर दिया, सिलेंडर लेना बंद कर दिया उस योजना के तहत। और वुमेन वेलफेयर ये हुआ कि जो 400 रुपए का सिलेंडर था मनमोहन सिंह का, वो 1200 रुपए का कर दिया गया। अब 100 रुपए घटा के प्रधानमंत्री जी बहुत एहसान जता रहे हैं कि हमने महिलाओं पे बड़ा एहसान कर दिया। 100 करोड़ रुपया, 1200 रुपए का सिलेंडर पहले 200 रुपया सस्ता किया, फिर कल 100 रुपया सस्ता करके उसके बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए कि देखिए हमने 100 रुपया सस्ता कर दिया। अब बात करें यूथ की। देश में अनएम्प्लॉयमेंट दर आज भी नियर अबाउट 10% है। ऑफिशियल जो है 10% है जी। और अनऑफिशियल वो 25 से 30% है, क्योंकि सरकार आंकड़ों में बड़ा हेरफेर कर रही है। अनऑफिशियल जो आंकड़े हैं उसको सरकार जो है छुपा रही है और बहुत सारे जो अनपेड लेबर है आंकड़ों में श्रम में लगे हुए हैं, इनके पास एम्प्लॉयमेंट है। जैसे खेती में एक फैमिली के 5 लोग लगे हुए हैं तो उसमें 3 महिलाएं लगी है, उनको कोई पेमेंट नहीं मिलता, वो अनपेड है। उसको इन्होंने भी श्रम में शामिल कर लिया। वो आंकड़े लेके कहते हैं कि देश में बेरोजगारी की दर घट गई, जबकि जबकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उनका। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी 50% जो लेबर है वो अनपेड है। एक फैमिली का 5 आदमी एक खेत में काम कर रहा है तो उसमें से 50% अनपेड होता है, तो वो आंकड़े झूठे हैं। तीसरा, अगर आप बात कीजिएगा कि डायरेक्ट सरकारी नौकरियों का, यूथ का, एम्प्लॉयमेंट का, जिसमें सरकार नौकरी देती है, प्राइवेट सेक्टर की हालत तो खराब है ही, जो मैंने आपको बताया। आपको कोरोना के बाद हालत बहुत ही खराब हुई है। जो सरकारी तंत्र में पेपर ही लीक हो जा रहा है। एक सिपाही की भर्ती निकलती है, 60 लाख, 50 लाख लोग, 40 लाख लोग एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम सेंटर पे पहुंचते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। तो ये है एम्प्लॉयमेंट के दर की, नौकरियों का निकलने का आप रेशियो देख लीजिए, सरकारी नौकरियां कितनी कम निकल रही है। तो एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे तो हालत आप देख ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यूथ का हमने कितना दशा सवार दिया। वो यूथ जो है बेचारा, देश का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पेपर देने जा रहा है और पेपर लीक नहीं हो रहा है। अगर 100 पेपर, 100 नौकरियों के एग्जाम लिए होंगे तो 90 लीक ही हुए होंगे, 10 का सुरक्षित अगर ढंग से किया होगा तो हुआ होगा पेपर। अब जो है तीसरा, हम फार्मर्स की बात करते हैं। फार्मर्स के 3 एस्पेक्ट से बात करने की। 2020 में ये एक्ट लेके आए, एक बिल लेके आए जिसमें कारपोरेट खेती को इन्होंने इनडायरेक्ट वे में लागू करने की कोशिश करी, मंडियों को समाप्त करने की कोशिश करी और अडानी और अंबानी को देश की पूरी खेती हवाले करने की कोशिश करी। किसान बैठ गए धरने पे, और किसान जब धरने पे बैठ गए तो इन्होंने अपनी गलती मानी और उन्होंने उसको वापस लिया। दूसरा जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है कि आज भी किसान जो है 22 फसलों पे एमएसपी मांग रहे हैं। एमएसपी कागजों में है और एमएसपी को लीगल गारंटी सरकार नहीं दे रहे हैं। तो किसानों के हक में आपने क्या किया? एमएसपी को अगर लीगल गारंटी नहीं दे रहे हैं तो लीगल गारंटी में भी किसान ये थोड़ी कर रहे हैं कि सरकार हमसे खरीदे। सरकार कहते हैं बाजार में हमें लीगल गारंटी दे दो कि कोई आम आदमी हमसे सस्ता ना खरीदे। किसानों पे जो एमएसपी की मांग कर रहे हैं उन पर पैलेट गन चल गया।
जो कश्मीर में यूज हो रहा था उसको भारत के दूसरे भाग में अब किसानों पे यूज करना शुरू कर दिया, एकदम पुलिस स्टेट बना दिया, किसानों को एकदम आतंकवादी घोषित करके पुलिस का इस्तेमाल किया गया। लेकिन जो सबसे गंभीर मसला किसानों को लेकर है, जो प्रधानमंत्री जी लगातार दावा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा इस देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 2019 से किसानों की आत्महत्या की संख्या इस देश में बढ़ी है और प्रति वर्ष 11 से 12 हजार किसान ऑफिशियली सुसाइड कर रहे हैं। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड की बात है, ये सरकार आंकड़े छुपाने में मास्टर है। अगर 11,000 12,000 सुसाइड कर रहे हैं तो आप समझिए कि इससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा किसान सुसाइड किए होंगे, लेकिन पुलिस उन मामलों को रिपोर्ट में नहीं लाती। किसी को हार्ट अटैक दिखा दिया जाता है, किसी को नॉर्मल मौत दिखाया जाता है, किसी और कारण से मौत दिखा दिया जाता है, उसको सुसाइड के रूप में नहीं दिखाया जाता। और किसानों की एक हालत तो ये हो गई। अब जो सबसे बड़ी बात ये है कि देश में अगर आप देख लीजिए कि सीमावर्ती इलाकों की बात देख लीजिए, सीमा की सुरक्षा की बात देख लीजिए, तो आपने तो खुद ही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारी सीमा सुरक्षित है, सीमा में ना कोई घुसा था ना घुसा है। और सुब्रमण्यम स्वामी ने आज फिर दावा किया सुबह सुबह, ये 4,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया लद्दाख में चीन ने नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में घुसपैठ करके हड़पा। 4,000 स्क्वायर किलोमीटर उन्हीं के पार्टी के हैं, उन्हीं के पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, उन्हीं के पार्टी से सांसद हैं और आज भी भाजपा के सदस्य हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पे क्वेश्चन उठा दिया और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे तो उन्होंने आज बोला, कहा कि तो सबसे बड़ा घोटाला है, सब मनी लॉन्ड्रिंग और अपराधियों ने कहा बीजेपी में जमावड़ा हो गया है, सारा पैसा दिया है। और आज उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी एजेंसी का नाम आ रहा है, जो पाकिस्तानी कंपनी का नाम आ रहा है, उसकी जांच कीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने आज ये आवाज उठाई है कि जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में एक पाकिस्तान की कंपनी का नाम आ रहा है, हालांकि अभी उसका वेरीफाई नहीं हो पा रहा है कि वो कंपनी कहाँ की है, लेकिन ये लगातार सवाल उठ रहा है सोशल मीडिया पे कि पुलवामा कांड के बाद ही तुरंत किसी पाकिस्तानी कंपनी ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के थ्रू भारत में डोनेशन दिया। और चूंकि ये सवाल और ये क्वेश्चन इसलिए ज्यादा शक के दायरे में आ जाता है कि आपने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में जब लॉ लाते हुए आपने FCRA कानून में भी संशोधन किया था, फॉरेन कंट्रीब्यूटरी रेगुलेशंस रिलेटेड जो एक्ट है, कि आपने पॉलिटिकल पार्टियों को अलाउ कर दिया था कि आप विदेशों से चंदा ले सकते हैं। अब विदेशों से चंदा ले सकते हैं तो आपने चंदा क्या पता इस्लामिक स्टेट से भी ले लिया हो, आपने क्या चंदा तालिबान से भी ले लिया हो, आपने क्या चंदा किसी पाकिस्तान के भी भारत विरोधी कंपनी से ले लिया हो, ये सवाल उठता है। और स्वामी जी ने तो आज ये भी कहा कि दुबई अगर ढंग से इसकी इंक्वायरी होगी तो दुबई कई सारे बड़े फ्रॉड और किस तरह के बड़े बड़े लोगों का नाम आ जाएगा अगर ढंग से इंक्वायरी होगी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का, तो उन्होंने ये कहा। अब एक और मसला है, मसला ये है कि सरकार के झूठ कैसे पकड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने आज चिट्ठी लिख दी, उन्होंने कहा कि हमने गरीबों के लिए बहुत काम किया, स्पेशल गरीबों के शब्द का इस्तेमाल किया है कि हमने गरीबों के लिए बहुत काम किया। लेकिन क्या हुआ कि पिछले दिनों ने प्रधानमंत्री ने एक फैसला लिया कि हम 5 किलो राशन 2029 तक देंगे 81 करोड़ जनता को, 5 किलो राशन। तो 5 किलो राशन में उस योजना का नाम सुन लीजिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 5 किलो राशन जो है 2029 तक मिलेगा। मतलब कि आपने गरीबों का कल्याण इस लेवल पे किया कि देश में इतनी ज्यादा गरीबी बढ़ गई है कि 80 करोड़ जनता भी अब गरीबी रेखा के नीचे आ गई है। देश की आबादी का मान के चलिए कि कुछ 53 से 54% जनता गरीबी रेखा के नीचे आ चुकी है, क्योंकि आप खुद ने प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट ने स्वीकार किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हम 5 किलो अनाज देंगे। अब देखिए कि सरकार के आंकड़े कैसे झूठ बोलते हैं। कुछ दिन पहले नीति आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनके नीति आयोग के जो सबसे बड़े जो मुखिया हैं उन्होंने कह दिया कि देश में 5% मात्र गरीब रह गए हैं। खाने का कंजम्पशन बढ़ गया है, लोग फ्रूट भी खा रहे हैं, दूध भी खा रहे हैं, सेब भी खा रहे हैं, केला भी खा रहे हैं, लोग फ्रिज भी खरीद रहे हैं, लोग AC भी खरीद रहे हैं। और हमारे आंकड़े बताते हैं कि देश में 5% लोग गरीब रह गए हैं और बाकी सब बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। 5% लोग गरीब रह गए हैं तो 140 करोड़ की आबादी में 5% लोग कितने हो गए? 5% लोग 8 करोड़ लोग हो गए। मान के अगर आप चलिए 100 करोड़ में 5% हो गया 5 करोड़ लोग, और बाकी 40 करोड़ और लोग हैं तो उसमें मान के चलिए कि 2.5 करोड़ 3 करोड़ और हो गए। 7.5-8 करोड़ लोग नीति आयोग के हिसाब से गरीब हैं इस देश के अंदर।
प्रधानमंत्री जी का आंकड़ा कहता है गरीब कल्याण योजना का कि 80-81 करोड़ लोगों को हमने 5 किलो राशन देना है। नीति आयोग लोगों को दूध, केला, सेब, सब्जी सब खिला रहा है। देखिए सरकारी एजेंसियां कैसे झूठ बोलती है और प्रधानमंत्री के झूठ का पुलिंदा देखिए कि भारत का नीति आयोग कहता है कि लोगों में फ्रूट कंजम्पशन बढ़ गया है। गजब का आंकड़ा दे रहे हैं। एक तरफ है चावल और दाल, चावल और गेहूं जो 5 किलो राशन मिलता है उसके लिए लाइन लग रही है। 80 करोड़ आबादी को आप वो दे रहे हो, और दूसरी तरफ इसी सरकार का जो एक दूसरा बड़ा जो संस्था है इसी गवर्नमेंट का, वो कहता है कि लोग तो दूध, फ्रूट और केला खा रहे हैं, बहुत स्वस्थ हो गए इस देश के अंदर। अब एक और बड़ा उन्होंने कहा आयुष्मान भारत की बात करिए। आयुष्मान भारत में हालत यह है कि हॉस्पिटलों के बिल क्लियर नहीं हो रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल पहले तो खूब लूटे, प्राइवेट हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनियों के साथ मिलके फर्जी आधार कार्ड पे बिलिंग हुई है, खूब जम के फर्जी आधार कार्ड पे बिलिंग हुई है। लोग बीमार नहीं हुए, किसी गरीब का आधार कार्ड लिया और उससे पर्ची पे साइन किया, हॉस्पिटल में भर्ती दिखाया, बिल पास कर लिया इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी और हॉस्पिटल मालिक ने मजे लिए। अब सरकार जो है कहती है तो बहुत डकैती पड़ रही है, तो जेन्युइन बिल भी पास नहीं हो रहा है। और हालात ये है कि कई स्टेट गवर्नमेंटों के पास पेमेंट करने के लिए भी कहते हैं पैसा नहीं है आयुष्मान भारत की तरह, आयुष्मान भारत में। तो ये हालात है सरकार की योजनाओं के। बाकी जितने जो कह रहे हैं कि हमने गरीबों को मकान बना के दिया, अब सुन लीजिए गरीबों को मकान देने के राज्यों में स्थिति क्या है जो ये योजनाएं आती हैं। कोई गरीब जाता है, खास करके कई राज्यों में SC/ST के लिए भी मकानों का प्रोविजन है कि हम 80,000 देंगे रिपेयरिंग के लिए, 2.5 लाख रुपए देंगे नया मकान बनाने के लिए। तो जब जाता है, पहले तो कंप्यूटर का इतना टेक्निकल हैंड होता है कि वो बेचारा 10 दिन धक्का खाता है, वो भर नहीं पाता है। 11वें दिन किसी घर से भरता है तो वहां जो क्लर्क मौजूदा होता है कहता है यार 80,000 रुपया रिपेयरिंग के लिए पास होगा, चलो 2.5 लाख अब मकान के लिए पास कर देंगे, इसमें 40% मेरा कमीशन एक साइड में रख दो। ये जमीनी हकीकत है। 2.5 लाख रुपया का आप मकान बनाने के लिए किसी गरीब को दे रहे हो और उसमें पता चला कि 1.25 लाख रुपया अफसर मांग रहा है वहां पे बैठ के पूरा ऑर्गेनाइज रैकेट। तो ये हालात बने हुए इस देश में। प्रधानमंत्री जी की दावा जो 1 पेज की चिट्ठी है, बहुत बड़ी चिट्ठी नहीं है। मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी हताशा इस सरकार में है, थोड़ी सी हताशा आ गई है इलेक्ट्रल बॉन्ड के बम्पर अटैक के बाद। हेडलाइंस चेंज करने के लिए कल से बड़े एफर्ट्स हो रहे हैं। हेडलाइंस चेंज करने के लिए वो चंद्रशेखर राव की बेटी को अरेस्ट किया गया कल, कि ताकि जो इलेक्ट्रोल बम की जो गर्मी जो सरकार पे पड़ रही है, बॉन्ड नहीं है, पेट्रोल बम, वो जो गर्मी पड़ रही है, तो उसी के चक्कर में के कविता को अरेस्ट कर लिया। अब आज प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को कहा है कि हमने तो बहुत आपका भला किया है। अब देखिए अब चिट्ठी कितना लोग पढ़ते हैं, कितना लोग ध्यान देते हैं, तो समय ही बताएगा। जी 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 सर जी संजीव जी ने लंबी समीक्षा कर दी। नहीं, उन्होंने की तो ठीक ही किया उन्होंने। देखिए प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी का जो अंत में लिखा है 2 लाइन, वो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे प्रयास बिना थके बिना रुके अनवरत जारी रहेंगे, यह मोदी की गारंटी है। तो मैंने आपको अपने पहले भाग में बताया था कि मोदी की गारंटियों का क्या हश्र हुआ। यहाँ तक कि जो 100 दिन में वो सरकार में आते ही अच्छे दिन लाने वाले थे, तो अच्छे दिन का तो खैर नाम ही नहीं लेते हैं। और उसके बाद उसको अमित शाह ने कह दिया था, जो गृह मंत्री उनके हैं, कि झूला है। पारदर्शिता का जो इलेक्टोरल बॉन्ड में है वो अपनी जगह पर है। CAA पर इन्होंने, अमेरिका ने इनकी जो है निंदा की, सवाल पूछे तो इन्होंने अमेरिका को जवाब दिया कि हम संप्रभु राष्ट्र हैं, हम चाहे जो करें पूरे देश की जनता हमारे साथ है। जब चुनाव में यह है कि भाई अधिकतम आपको 40%, 37% वोट मिला, तो 60%, 65%, 63% तो पहले ही आपके विरोध में है जनता। क्या आपने CAA लागू करने के पहले जो है पूरे देश भर में जनमत संग्रह किया कि कितने लोग जो है इसके पक्ष में है, कितने लोग इसके विपक्ष में है? क्या इसका विरोध विपक्ष नहीं कर रहा है? क्या इसका विरोध समाज का एक जनसंख्या के अच्छा खासा वर्ग इसका विरोध नहीं कर रहा है? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो इनके मुंह पर इतनी बड़ी कालिक इलेक्टोरल बॉन्ड की चुट्टाई की लगी है, उसको साफ करने के लिए आपको याद होगा कि जिस समय जब देश में आरक्षण लागू हुआ था और विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव आ गया था, तो विश्वास प्रस्ताव पर वोट के पहले ही विश्वनाथ प्रताप सिंह राष्ट्र को संबोधित करने के नाम पर आए और भावुक राष्ट्र को संबोधन किया। और उनका दुर्भाग्य था कि जो सवर्ण पक्ष जिसको भी बिलोंग करते थे, वो तो इसके विरोध में उनके उससे प्रभावित नहीं हुआ, और जिनके लिए उन्होंने आरक्षण किया
लागू किया, उन लोगों ने भी उनको किनारे करके उन अपने अपने छत्रपों की राजनीति शुरू कर दी। वो मैंने न 3 में रहे न 13 में रहे। ये जो चिट्ठी इन्होंने अब की बार 2014 के बाद 2019 में ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिखी थी। अब की बार ये जो चिट्ठी लिखी है, ये कहीं ना कहीं अरण्य रोदन है प्रधानमंत्री जी का। सवाल इस बात का है कि जब आपको अपने काम पर, अपने विकास पर, सब पर इतना ज्यादा भरोसा है, तो फिर इस तरह के टिडबिट्स करने का क्या मतलब? इससे ये प्रदर्शित होता है कि आप भीतर तक से हिले हुए हैं और आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। आपने कह तो दिया 370 और 400, लेकिन जो वर्तमान आंकड़े हैं, जो प्रदेशों की स्थिति है, उसको देखते हुए कहीं से 370 भी नहीं पहुंच पा रहा है। 400 का आंकड़ा तो मतलब दूर की बात है। अब तो एक ही बात है कि ईवीएम में एकदम छाप दिया जाए तो 400 क्या, फिर तो आप जो है 543 में जो है वो 500 सीटें भी पा सकते हैं। तो सवाल इस बात का है कि इनका आलोड़न निरोधन है। अब मन की बात कह रहे थे तो चुनाव संहिता लागू होने वाली थी, तो मन की बात बंद हो गई। तो अब उन्होंने चिट्ठी से पूरे देश में अपील की है, और चिट्ठी उसी तरह है जिस तरह मन की बात या राष्ट्र को संबोधन होता है। और वो भी एक हताश निराश प्रधानमंत्री का है, जो ये सफाई नहीं दे पा रहा है कि जो कालिक इलेक्टोरल बॉन्ड की उनके ऊपर लगी है, उसको वो दूर नहीं कर पा रहे। उसके लिए उनके पास कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ रहा उनको कि जिससे वो कालिक को अपने चेहरे पर से वो हटा सके। क्यों? क्योंकि जब ये बात पब्लिक डोमेन में आ गई कि और जो कारपोरेट ने दिया, लेकिन जिस तरह से जो है लोगों पर छापा डाल के, छापे के पहले, छापे के बाद, जिस तरह जो है वो काम इलाज करने के पहले या काम इलाज होने के बाद जिस तरह पैसा वसूला गया है, वो सीधे सीधे लीगल एक्सटॉर्शन की श्रेणी में आता है। कहने के लिए लीगल है, लेकिन है एक्सटॉर्शन मनी। और एक्सटॉर्शन मनी गुंडा टैक्स है सर। अगर वो प्राइवेटली किया जाता है तो गुंडा टैक्स है, लेकिन अगर सरकारी स्तर पर किया जाता है तो उसको आप क्या संज्ञा देंगे? गुंडा टैक्स को आप बताइए, उसको आप क्या कहेंगे कि गुंडा टैक्स है, क्या है, कैसे है? आप बता। एक्सटॉर्शन मनी है कि इतना दो, नहीं तो जो है वो। फिर आपने देखा कि जब सिस्टम में जिनके माध्यम से आप पैसा वसूली करते हैं, फिर बाद में उनको लगता है कि हमारे माध्यम से कोई पैसा वसूली कर रहा है तो हम क्यों ना करें। और इसका 2 उदाहरण सामने है कि जहां रंगे हाथ पकड़ा गया पैसा लेते हुए ईडी का अधिकारी तमिलनाडु में, वहीं रंगे हाथ पैसा लेते हुए ईडी का अधिकारी पकड़ा गया राजस्थान में। कि भाई जब वो दूसरे के लिए पैसा ले रहे हैं या उनके माध्यम से पैसे की वसूली हो रही है, तो हम डायरेक्ट, हम भी क्यों ना अपने लिए पैसा वसूल करें। हमेशा जो आपका क्या कहते हैं, मंत्रियों का और जो है मतलब क्या कहते हैं, संतरियों के दूत होते हैं जो बीच में जो है वो बिचौलिए का काम करते हैं, तो टोटल पैसा लेके यहाँ से वहां थोड़ी पहुंचा देते हैं। बीच में उनका भी रहता है कि इतना वो अपने पास रख लेते हैं। तो सवाल है कि तो फिर ईडी या सीबीआई ये कोई जो है वो क्या कहते हैं, स्वर्ग में से या कहीं ऐसी जगह से तो आई नहीं है कि जो दूध की धुली हो। अभी जो ईडी है, उनके जो लोग हटाए गए हैं, जिनमें एक के बारे में बड़ी बड़ी चर्चा है कि वो प्रयागराज से जो है इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से मिश्रा जी, संजय मिश्रा चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का। उन्हीं क्या छापा डाल के ईडी देख लेना टेस्ट केस में कि कितना माल उनके पास है, और बता दें कि हमारी आमदनी के से जो है क्या कहते हैं अनुरूप ये माल क्यों नहीं है। क्यों नहीं करके देखती है? आपसे बता दें। आप गडकरी जी के यहाँ छापा डाल के देखिए ना कि वो कितना माल सही है, कितना माल गलत है। उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य के यहाँ जहाँ छापा डाल के देखिए कि जो है वो क्या कहते हैं, टूटही साइकिल से शुरू करके और इस समय जो है इम्पाला मर्सिडीज में चल रहे हैं, कहाँ से आ गया माल? करके देखिए ना, है हिम्मत करने की। हाँ, विपक्ष में होता तो शायद हो जाता, आपसे बता रहे हैं। आंख मूंद के किसी, आप पीयूष गोयल पर आंख मूंद के हाथ धरिए और छापा डाल के देखिए, किसी पे देखिए, किरीट सोमैया, पीयूष गोयल जो सरकार में है, सरकार में नहीं है, इनके साथ हैं, आप डाल के देखिए ना, कितना आप न खाऊंगा न खाने दूंगा है। आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं, आपका जो है अडानी का हिंडनबर्ग ने कितना जो है मतलब बाजा बजाया। अब अडानी से ही बगा रहे हैं कि हिंडनबर्ग ने बहुत डैमेज देश को करने की कोशिश की, लेकिन हमने सब संभाल लिया। अगर प्रधानमंत्री की बैकिंग ना होती, आपका जो है क्या कहते हैं पीएम केयर फंड की बैकिंग नहीं होती, आपका ये इलेक्टोरल बॉन्ड की बैकिंग नहीं होती, बैकिंग तो हम देखते कितना संभालते वो। तो ये सब स्थितियां हैं सर।
इसलिए ये रण निरोधन है। अब चुनाव में जीते हारे कोई, क्योंकि अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं तो उस समय चुनाव की घोषणा होने जा रही है, या तो हो रही होगी या हो चल गई रही है। है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जी चल रही है। जी संजीव जी जी, जी प्रधानमंत्री जी सर। ओबीसी अपने आप वो कहते हैं, और पीछे चुनाव में आपने देखा कि मुझे नीच कह दिया, नीच कह दिया, लेकिन पूरे पत्र में जाति का जिक्र ही नहीं, जबकि भारत एक जाति प्रधान देश है। तो क्या ये जातियां खत्म हो गई है 10 साल के शासनकाल में, कि दलितों पे कोई उत्पीड़न नहीं हो रहा है, भेदभाव नहीं हो रहा है, घी की नदी बह रही है, सब लोग डुबकी लगा रहे हैं, ये राम राज्य वाला। नहीं, देखिए वो ऐसा है कि जाति की बात अगर वो करेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो बेसिक हिंदुत्व का जो एक गाइडलाइन है, या हिंदुत्व को लेकर जो उनकी एक प्रैक्टिसेस है, उस पे सवाल उठ जाता है। तो वो जाति की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, और इसलिए उन्होंने बात नहीं करी, क्योंकि वो उनका अपना वैचारिक रूप से जो एक हिंदुत्व का जो प्रिंसिपल है, उसमें वो तो कहते हैं कि हम तो जातीय सिस्टम को मानते नहीं है। बेशक जातीय भेदभाव वहां भी होगा, पार्टी के अंदर भी, तो वो चीज पे तो आएंगे नहीं। और एक इम्पोर्टेंट मैं बात बता देता हूं कि अभी अडानी साहब की बात करिए तो मैं एक सूचना देता हूं। अडानी के खिलाफ अमेरिकन प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने जांच बहुत तेज कर दी है, और न्यूयॉर्क के अटॉर्नी ने अब एडवांस स्टडी में जांच ले आया है, और वो जो जांच शुरू हुई है वो शुरू हुई है फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के तहत, जिसमें ये देखा जा रहा है कि अडानी ने कौन कौन से काम लेने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ब्राइब किया। और वो इसलिए अमेरिका के पास एक लॉ है कि जिस भी कंपनी में अमेरिकन इन्वेस्टर्स का स्टेक होता है, अमेरिकन पैसे लगाते हैं, जैसे अडानी की कंपनी में भी अमेरिकन ने बहुत पैसे लगा रखे हैं, तो उसके लिए अमेरिका ने एक अपना लॉ बना रखा है कि हमारे इन्वेस्टर्स दुनिया में जहां जहां पैसे लगा रखे हैं, जिन जिन कंपनियों में, अगर वो कंपनी कहीं अपने प्रैक्टिस में करप्ट प्रैक्टिसेस को अपनाती है तो उसके खिलाफ अमेरिका जांच कर सकती है। तो वही फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के तहत उन्होंने जांच बहुत एडवांस स्टेज में है, और कभी भी कार्रवाई हो सकती है। अभी इसका ब्लूमबर्ग ने इसको रिपोर्ट किया है करीब 2-3 घंटे पहले। और अडानी साहब के लिए आज एक बुरी खबर है। इधर सरकार के लिए अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड बुरी खबर है, तो अमेरिका से अडानी साहब के लिए बुरी खबर ये आ गई है कि उनके खिलाफ जांच बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच गया है। तो मैं कहा कि जब वो अडानी साहब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, उसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ही यूएस के ईस्टर्न न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट के जो अटॉर्नी थे उसकी जांच कर रहे थे। तो उस जांच के तहत वो देख रहे हैं कि ये ब्राइबरी कितना इन्होंने ब्राइब किया है। कोई एनर्जी प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक और कंपनी के खिलाफ वो जांच कर रहे हैं, तो एनर्जी प्रोजेक्ट लेने के लिए क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना ब्राइब किया है, ये जांच ऑलरेडी यूएस कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये अडानी साहब के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि आज चूंकि शेयर मार्केट बंद है, नहीं तो अगर आज ये खबर आती तो शेयर मार्केट में उनका माल जरूर टूटता। तो ये मतलब मेरा ये मानना है कि जो हालात बने हुए हैं विदेश नीति पे भी, अगर थोड़ी सी अगर हम बात किया जाए, भारत की विदेश नीति पे अगर हम बात करेंगे, तो विदेश नीति में भी बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं है। देखिए आपका एक्सपोर्ट गिर गया है, क्यों गिरा? आपका एक्सपोर्ट से हमारे यहाँ बहुत लोग उछल रहे थे लगातार, इजराइल इजराइल इजराइल, पूरा का पूरा एक विंग इजराइल के सपोर्ट में खड़ा था। उसके बाद क्या हुआ? रेड सी से आपका जो एक्सपोर्ट है, मैं चूंकि प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति पे स्पष्ट कर रहा हूँ कि रेड सी से आपका एक्सपोर्ट है जनवरी फरवरी में 80% 90% तक गिर गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट रूट है यूरोप, अगर आप जो जाते हैं तो रेड सी के थ्रू होते हैं, अदन की खाड़ी से रेड सी में घुसते हुए स्वेज कैनाल के थ्रू आप यूरोप में अपना माल भेजते हैं। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान रिलायंस इंडस्ट्री जैसे हुआ है, जो तेल को रिफाइन करके यूरोप भेजता है। क्यों हुआ? आपने इजराइल के साथ खुला खड़ा दिखाया, खुला खड़ा होकर ट्वीट किया। अब वहां पे जितने भी हौथी रेबल हैं, उन्होंने इंडियन कार्गो को भी टारगेट किया। जो इंडियन समुद्री जहाज जो भारतीय सामानों को लेकर इधर उधर जा रहे थे, उसको टारगेट करके उन्होंने अटैक किया, मिसाइल से अटैक किया, ड्रोन से अटैक किया। तो देखिए हमारी विदेश नीति कितनी बड़ी विफलता है कि आप रशियंस को कोई अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत को, अमेरिकन को, यूके के कुछ जहाजों को जरूर टारगेट कर रहे हैं। तो भारत तो हमारी विदेश नीति बहुत अच्छी रही है, खास करके वेस्ट एशिया को लेकर। प्रधानमंत्री जी ने तो अभी तो मंदिर का भी जाके वहां उद्घाटन किया था यूएई में। सऊदी अरब से हमारे संबंध बहुत सुधरे हैं, सऊदी अरब के राजा यहाँ आ रहे हैं, यूएई के राजा आ रहे हैं, फिर भी आपके जो जहाज है वो सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं सुरक्षित है? यानी कि आपके विदेश नीति में एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। उस एरिया के एक बहुत बड़ा तबका आपके अगेंस्ट हो चुका है और आपके जहाजों को टारगेट कर रहा है।
तो इधर चाइना बॉर्डर पे आपने जमीन गंवा दी, उधर जो है आपके जहाज और आपको उस एरिया के रूट से ट्रेड आपका घट रहा है, आप 4000 किलोमीटर लंबा रूट लेके जा रहे हो यूरोप और अमेरिका की तरफ। तो ये हमारी विदेश नीति की एक बहुत बड़ी फेल्योर है कि आप इस पे मतलब कि सिर्फ विज्ञापन में, अखबारों में हेडिंग बना के विदेश नीति का प्रचार और प्रसार हो रहा है। जमीन पे तो आपके कारपोरेट सेक्टर भी मान रहा है कि हमें नुकसान हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि विदेश नीति के फ्रंट पे भी ये सरकार बहुत बुरी तरह से फेल्योर है, चाहे चाइना की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे अपना वेस्ट एशिया की राजनीति हो। तो मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी की आज जो चिट्ठी है उसमें बहुत दम भी नहीं दिखा मुझे। वो चिट्ठी में मैंने पढ़ा, वो 1 पेज की चिट्ठी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही निराशा में उन्होंने एक चिट्ठी निकाल दी है। हालांकि देखिए, मैं तो नहीं कह सकता कि वो इतने निराश होंगे, लेकिन चिट्ठी में जो मंतव्य है वो बहुत निराशाजनक है। जो बातें उन्होंने लिखी है वो बहुत अनमने तरीके से लिखी है, और ऐसा लगता है कि जैसे जबरदस्ती लिखी है, क्योंकि उनको पता है कि जमीन पे जो कुछ लिख रखे हैं सब इसका उल्टा हुआ है, एक एक चीज उल्टा हुआ है। जी जेपी सर, जाति के सवाल में फाइनल कमेंट, क्या जाति खत्म हो गया है देश से? कोई सवाल ही नहीं है सर, जाति कहाँ से खत्म हो जाएगा, कोई सवाल ही नहीं है। अभी जो है जातिगत समीकरणों के अनुसार मंत्री लोग बनाए जा रहे हैं, मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। आखिर उत्तर प्रदेश में जो राजभर और दारा सिंह चौहान मंत्री बनाए गए हैं, तो ये जातिगत समीकरण को ही तो ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं कि राजभर आ जाएंगे तो राजभर की कम्युनिटी का वोट मिलेगा, दारा सिंह चौहान आ जाएंगे तो लोनिया कम्युनिटी का जो है क्या कहते हैं वोट मिलेगा। हालांकि ये दारा सिंह चौहान चुनाव हार गए थे जो है घोसी से। जी, तो कहने का मतलब है कि जातिवादी तो कहीं खत्म नहीं हुई, ना जाति खत्म होगी। अब आप ये देखिए, राहुल गांधी ने अटैक किया था कि प्रधानमंत्री जो है वो फॉरवर्ड जाति के हैं, ये जो है ये बैकवर्ड जाति के नहीं है। ये बाद में इनको बैकवर्ड में इन्होंने अपने को शामिल कराया है, इनकी जाति को शामिल कराया। उसका जरा जुरा दाहिने बाएं विरोध हुआ। अभी सामान्य बात होती हो, राहुल गांधी ने गलत कहा होता तो अब तक पूरे देश भर में कम से कम 36 मुकदमे गुजरात से लेके बाहर हुए होते राहुल गांधी के खिलाफ। लेकिन हमारे ख्याल से इस बार इस मामले को लेके राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे नहीं हुए। इनके सलाहकारों ने बताया होगा कि इस पे चुप्पी साध जाना ही बेहतर है। जो लोग गुजरात के बारे में जानते हैं वो जानते हैं कि पूरे देश में पटेलों का जो जिनको की कुंबियों ने जो है पटेलों को जो है कब्जा कर लिया है कि कुंबी माने पटेल, जबकि उन पटेलों का कहना है कि जो उत्तर प्रदेश के कुंबी या बिहार के कुंबी या कुर्मी हैं वो हम नहीं हैं, हम दूसरे, हम फॉरवर्ड को हैं, हम यहाँ के जमींदार हैं गुजरात के। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, कर लिया है कब्जा। आपसे बता दें, जिस तरह आपका कुशवाहा जाति है, अब एक कछवाहा राजपूत होते हैं तो कछवाहा लिखते थे तो ये लोग कुशवाहा लिखने लगे, कहीं कछवाहा लिखने लगे, कहीं इनको लोकल लैंग्वेज में काची कहा जाता है। अभी मैं एक दिन देख रहा था कि जैसे हम लोग जो क्षत्रिय हैं वो परमार क्षत्रिय हैं। हमने देखा कि जब अभी अजीत सिंह वाला और ये इनका जब ये हुआ कि पंवार खाप है, तो पंवार खाप अपने को परमार क्षत्रिय ही कहती है सर। उनके आप जो है वेबसाइट पे जाके देख लीजिए, वो अपने को राजा भोज और विक्रमादित्य का ही वंशज वो बताते हैं। अब हमने जो है हमने कर लियो, तो फिर काहे बात के जाट हो या फिर क्षत्रिय में क्यों नहीं शामिल हो जाट, लेकिन है मतलब सब आइकन्स जो है वो क्या कहते हैं क्षत्रिय वाले हैं। तो इस तरह बड़ा सब घालमेल है। तो कहने का मतलब है कि अब क्षत्रिय अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में बैकवर्ड ओबीसी और कहीं दलित आदिवासी में आते हैं, और उत्तर प्रदेश और बिहार में फॉरवर्ड है। अभी उत्तर प्रदेश में एक जो है वो शिक्षा विभाग के अधिकारी थे जिन्होंने उसी के आधार पर अपने को जो है उत्तर प्रदेश में वो कर लिया था। बाद में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह से मुकदमा हार गए, क्योंकि भाई जो विरोधी थे उनका ये इनको आरक्षण मिल ही नहीं सकता, ये वहां का इनका बर्थ सर्टिफिकेट है तो वहां पर ये है। और आ गया सुप्रीम कोर्ट तक कहा गया कि जिस स्टेट में आप हैं उसी स्टेट का आपको जो है बैकवर्ड है ओबीसी माना जाए। दूसरे स्टेट में जहां आप नहीं है तो अब आप पटेल अगर गुजरात का आगे उत्तर प्रदेश में आरक्षण मांगे तो नहीं मिलेगा। सवाल इस बात का, अब जैसे कुंबी उत्तर प्रदेश का है वो जाके गुजरात में आरक्षण मांगे तो नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है वो तो है और जाति अपनी जगह पर कायम है, लेकिन अब पूरा देश हमारा इतने विविधता से भरा है कि कहीं कोई फॉरवर्ड है तो कहीं कोई बैकवर्ड है, कहीं कोई दलित है, कहीं कोई ओबीसी है। अब पंडितों में ही गोसाई है, गोस्वामी जो है कहीं दलित में शामिल है, कहीं ओबीसी में शामिल है।
और वो अपने को ब्राह्मण कहते हैं। उत्तर प्रदेश में सैंथवार हैं जिनको क्षत्रिय मानते हैं कि ये कुर्मी है, जिनमें आपके आरपीएन सिंह जो राजा हैं श्रीनगर के, अब वो उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन प्राप्त है। अब वो जो है उन लोगों ने राजपूताना शौर्य फाउंडेशन बना के फेसबुक पर राजपूतों के बारे में जो है इतनी प्रशस्ति लिखते हैं कि कुछ पूछिए मत, और पता चला कि वो सैंथवार है। तो इस तरह क्या कीजिएगा, वो कहीं कोई है, कहीं कोई है, कहीं कोई है, मानिए मानिए ना मानिए ना मानिए। क्षत्रियों में ही दो ग्रुप है, एक ग्रुप जो है जो जमींदार और उनका है, वो कहीं दरबार कहे जाते हैं, कहीं जमींदार कहे जाते हैं। अब एक दूसरा ग्रुप है जिनको छत्री ही छत्री नहीं मानते, क्योंकि उनके रोटी बेटी का संबंध नहीं है उनके यहाँ से। ये गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, जी बिहार में भी है। बिहार में उनको रजपूत कहते हैं। आपने सुना होगा गांव में कि रजपूत हैं, राजपूत लोग उनके यहाँ भात नहीं खाते, आपसे बता रहे हैं, क्योंकि भात खाना ही यहाँ सबसे बड़ा सिंबल है कि आप किसी को अपने साथ मिलाए रखते हैं कि नहीं मिलाए रखते हैं, किसी में आप शामिल हैं कि नहीं शामिल हैं। तो इस तरह सब चल रहा, क्या करेंगे, जाति को कहाँ ले जाएंगे सर। हाँ, एक और बात है, चुनाव आयोग ने भी शुरू किया है और उसमें कहा कि कश्मीर में भी चुनाव होना है। चलिए, तो तो चुनाव की चाहे घोषणा कश्मीर हो गई। हो सकता है, कश्मीर की विधानसभा का चुनाव हो जाए। चलिए, चुनाव विशेष एक करते हैं, आज घोषणा हो जाए पूरी। आप दोनों का जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, ये देख रहे थे आप प्रधानमंत्री का खत, 140 करोड़ लोगों के नाम, कितना हकीकत, कितना फसाना।